नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। कोरोना वायरस का कहर पहाड़ी क्षेत्रों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर आज कालिंपोंग जिले के संलग्न क्षेत्रों में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। उन सभी 12 लोगों की रिपोर्ट्स कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है, जिनमें से 11 लोग गोरुबथान खंड के रहने वाले हैं एवं एक मरीज कालिंपोंग हाट बाजार के रहने वाली है। बताया यह भी जा रहा है कि 12 लोगों में से 6 लोग महिला है एवं 6 पुरुष रहे हैं। उन सभी की स्वैब की सैंपल्स सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया था, जो अब पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि उन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। उन सभी को सिलीगुड़ी में स्थित कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा लिया गया है। उक्त पॉजिटिव रिपोर्ट्स की खबर प्राप्त होते ही कालिंपोंग नगर पालिका के चेयरमैन रवि प्रधान अपने कार्यकर्ताओं के साथ संबंधित इलाके में पहुंचकर वहां की वास्तविक हालतों का जायजा लिया। इस बीच हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप आतंकित ना हो और हर संभव सतर्कता सावधानी बरते, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। जुन सिभिक पुलिसहरु भएका थियौं उहाँहरु एकदमै सुस्वस्थ भएर घर फर्केर आएको छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एकदमै डराउनु हुँदैन, तर पनि डराउनु हुँदैन भन्दा पनि लापरवाही चाहिँ गर्नु हुँदैन। र त्यसैले गर्दा यो जग्गा चाहिँ एकदमै यो कन्जेस्टेड एरिया छ। यसमा यिनीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ पुरानो भोटेधारा भन्छ, यहाँनिर यही बाटोबाट धेरै मान्छेहरु आवत जावत गर्छ है। र उसको घर चाहिँ एकदम छेउमा भएकोले गर्दाखेरि उहाँले एउटा सानो एउटा बिजनेस गर्नुहुन्छ र बिजनेस गर्दाखेरि धेरै जनाको घरमा पनि जाने उहाँको घर छ र उसको फ्यामिलीमा जुन प्रकारको एउटा आयको सोच छ उ घर घर गएर काम गर्ने हुन्छ है। र त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँनिर प्राइमरी कन्ट्याक्टहरु चाहिँ धेरै नै छ र यसलाई हामीले एकदमै निर्भुल गर्नुपर्छ आवश्यकता परेको छ। र यो एउटा दुर्भाग्य कुरा हो उहाँ कलकत्ताबाट आउनु भएको र 2 तारिक यहाँ आएपछि 4 तारिक स्वेब टेस्ट गरेपछि रिपोर्ट आयो अनुरूप आज हामीले निदो गरेपछि चाहिँ उहाँलाई यहाँ भेटिएको छ, जसको नाम चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई थाहै छ है। र हामीले हस्पिटल पक्षसँग सिएमएससँग बात मार्यो, हाम्रो डाक्टर जिमासँग बात मार्यो र बात मारेपछि हामीले यहाँको सम्पूर्ण डिटेल्स लिएको छौँ। सम्बन्धित प्रशासनिक बबिता चौरसीलाई हामी खबर गरिसकेको छौँ र हेल्थ वर्कर पनि आइसक्नु भएको छ नगर। स्कूल प्रबंधकों ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। 2 महीने से लॉकडाउन के कारण सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल सब बंद है, लेकिन प्राइवेट स्कूल प्रबंधनों द्वारा अभिभावकों को फीस देने के लिए कहा जा रहा है। इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन के बीच खींचातानी चल रही है। इससे पहले विभिन्न स्कूलों के अभिभावकों ने एसडीओ को ज्ञापन देकर स्कूल की फीस माफ किए जाने की मांग की थी। वहीं आज स्कूल प्रबंधनों ने एसडीओ को ज्ञापन देकर अपनी बातें रखी। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 2 महीने में लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, पर उन्हें शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा है। बस मालिकों द्वारा चालकों व अन्य कर्मचारियों को भी वेतन दिया जा रहा है। लिहाजा सरकार एक ऐसी गाइडलाइंस तैयार करे जिससे अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल की फीस भर सके। आज हम लोगों ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विकास भवन कोलकाता है, तो हम लोगों ने उनके लिए एक डेपुटेशन थ्रू एसडीओ सिलीगुड़ी आज एक ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हम लोगों ने उनके द्वारा इससे पहले जो 2 ऑर्डर हुए थे उसका जिक्र करते हुए उनको फिर दोबारा बताया है कि उनके अपील को हम लोगों ने पूर्णतः इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाइंस किया है। और आज हम लोग नॉर्थ बंगाल सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये एक बॉडी है जिसके अंदर में सारे नॉर्थ बंगाल में जितने सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो उनके लिए इसका मेंबर होना अनिवार्य है। आज इसी प्लेटफॉर्म के तहत हम लोगों ने एसडीओ साहब के माध्यम से एक ज्ञापन देकर उनको कोरोना महाकाल में जितनी स्थितियां बनकर नई स्थितियां बनकर उभरी है उनसे उनको अवगत कराया है। और उनको हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि कोई भी गवर्नमेंट का डायरेक्शनल ऑर्डर होगा, कोई भी जुडिशरी ऑर्डर होगा, उसका हम लोग 100% प्रतिपालन करेंगे। और हम लोगों ने इसके अलावा उनसे आग्रह किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा डायरेक्शन हो सब अभिभावकों के लिए कि उनको बताया जाए कि हर गार्जियन को 12 महीने की फ़ीस, रिवाइज्ड फ़ी नहीं बल्कि पुरानी फ़ीस जो कि हर स्कूलों ने माना है, और वो अपना पे करे, ताकि विद्यालय से संबंधित जितने शिक्षक लोग हैं। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा ने इलाके का परिभ्रमण कर कोरोना वायरस से संबंधित स्थिति का लिया जायजा। दिल्ली से वापस लौटने के बाद सांसद राजू बिस्टा 14 दिनों तक के लिए होम क्वारंटाइन में थे और यहां अब खत्म होने के बाद वहां अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना से जुड़ी परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए निकल पड़े हैं।
आज वह विभिन्न इलाके में गए और लोगों से मिलकर कोरोना के संबंध में जानकारी ली। इसी कड़ी में वह आज नक्सलबाड़ी अस्पताल और हाथीकिस्सा क्वारंटाइन सेंटर भी गए थे। वहां पर उन्होंने लोगों और स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद सांसद राजू बस्ता ने जमकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार के पास समुचित व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि देश के मुकाबले राज्य में मृत्यु का प्रतिशत 2 गुना से भी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि वे नक्सलबाड़ी अस्पताल में गए थे, वहां पर जनरेटर भी नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, इसके साथ चिकित्सकों और अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी है। सवाल उठता है कि ऐसे में लोगों का इलाज कैसे होगा। उन्होंने बताया कि वहां अपने सांसद फंड से अस्पताल को जनरेटर देंगे। सांसद ने बताया कि उन्होंने 120 गांव को गोद लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के लोगों को सही चिकित्सा मिले, इसके तरफ विशेष ध्यान देंगे। चलिए, नक्सलबाड़ी ब्लॉक अस्पताल है जी, मैं भ्रमण हुआ और यहाँ के जो BMOH बोलते हैं उनसे मिलना हुआ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और अपनी तरफ से जो बन सकता था पेशेंट के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉक अस्पताल है ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है और बिल्डिंग तो खड़ी है, लेकिन बिल्डिंग के साथ जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका अभाव है। और पिछले दिनों भी मेरे से संपर्क किया गया था। मैं MP लेट फंड से यहाँ पे एक एम्बुलेंस दे रहा हूँ और एम्बुलेंस के साथ जो है क्या दे रहे हैं दादा, हम एक एम्बुलेंस दे रहे हैं हम लोग MP लेट से और एक जनरेटर, 2 चीज़ हम लोग दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, उसका कमी है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे जब नॉर्मल रूटीन के समय में 700 पेशेंट OPD में दिखाने आते हैं, 700, और आपको जान के हैरानी होगी जब 700 पेशेंट OPD में आते हैं सिर्फ 2 डॉक्टर उनको देखते हैं, यानी एक दिन में एक डॉक्टर 350 पेशेंट को देखता है। तो हम इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक डॉक्टर बेचारे 350 लोगों को देखेगा, वो क्या न्याय कर पाएगा। तो डॉक्टर की बहुत कमी है और जो है यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है। सफाई कर्मी यहाँ पे जो है 700 OPD में पेशेंट आते हैं और जो 80 बेड तक की फैसिलिटी है, उसके बावजूद भी सफाई कर्मी जो है वो सिर्फ 6 हैं। तो इनका कहना था कि एटलीस्ट हमको 12 चाहिए। और एक हैरान करने वाली बात ये थी कि पिछले 3 साल में 27 लोग रिटायर्ड हुए, लेकिन भर्ती किसी एक का भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है अगर हम ब्लॉक लेवल के अस्पताल में अगर इस तरह की जो है व्यवस्था रहेगी तो जो है इससे जो है बहुत बड़ा बर्डन जो है सिलीगुड़ी या बड़े शहर को पड़ता है। अगर हम ब्लॉक लेवल के अस्पताल को सही डॉक्टर दे, सही फैकल्टी दे, सही स्टाफ दे, सही फैसिलिटी दे, तो मुझे लगता है हम ब्लॉक लेवल पे ही हमारे मरीजों को हम ठीक कर सकते हैं। तो उसकी काफ़ी कमी मुझे दिखी गई। इसके लिए जो है हमारी मुख्यमंत्री भी है और हेल्थ विभाग भी उनके पास ही है, मैं उनसे भी संपर्क करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा। और एक सांसद होने के नाते केंद्र सरकार से किसी योजना के थ्रू अगर यहाँ के लिए कुछ बन पाएगा मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र को जो है ये नक्सलबाड़ी एरिया जो है ये अस्पताल कवर करता है। अगर हम सब लोग मिल करके कुछ अच्छा कर पाए, मुझे लगता है यहाँ के रहने वाली जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा काम होगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौर में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। दार्जिलिंग देश का जाना माना पर्यटन केंद्र है। इस बीच लॉकडाउन के कारण दार्जिलिंग में रहे होटल व्यवसायियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वे पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। होटल संबंधित विषय को लेकर काफी विवाद भी उत्पन्न हो रही थी। इस बीच दार्जिलिंग गोरखा होटल एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनाम शेरपा ने आज एक पत्रकार सम्मेलन कर बताया कि कोविड-19 महामारी के समय काल में सभी होटल पूर्ण रूप से बंद रहने के कारण उनके जीवन संचालन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर उन्होंने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के चेयरमैन अनित थापा के समक्ष राहत की गुहार भी लगाई है। मार्काले गर्दा आज हामीलाई यहाँ बाध्य भएर हामी यहाँ आइपुग्यौँ हजुरहरूको समक्ष र यो हामीले चाहिँ के दुःख आफ्नो पोखाउनु चाहेको भने चाहिँ हेर्नुहोस्, हुनु त अब यो हाम्रो दार्जिलिङमा कोभिड-19ले महामारीले सबैलाई मार्का परिरहेको छ, सबैलाई दुःख भइरहेको छ र
केन्द्र सरकार राज्य सरकारकोबाट पनि सम्पूर्ण भारतभरि बसेको जनताहरूलाई उहाँहरूलाई पुरा सहयोग पुर्याइरहेको छ। जस्तो कि अब यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण दार्जिलिङमा भनौँ जिटिए चेयरम्यान, यता हजुर जिएनएलएफ, दार्जिलिङको सबै संस्था, हाम्रो दार्जिलिङको पुलिस कर्मचारी, पुलिस टिम, सिभिक भाइहरू, संस्था, जिएनएलएफको कर्मठ, सबै महानुभावहरू, ठुल्ठुलो अहोदामा बसेकोहरूले सबैलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ सबै। र त्यसमा अब दुःख मान्ने त के छ भने यो हाम्रो दार्जिलिङ गोर्खा होटल एजेन्ट एसोसिएसन चाहिँ मेन चाहिँ अब टुरिस्टमाथि निर्भर छौँ। मेन चाहिँ अब टुरिस्ट कहिले आउला र हाम्रो रोजीरोटी चल्ला। जस्तो कि दार्जिलिङमा अहिले होटल ओनर एसोसिएसनले प्लस जिटिए चेयरम्यानहरू सबै उहाँहरू मिटिङ बसेर कर्मचारीहरूलाई केही 30% 35% उहाँहरूलाई केही सहयोग दिन्छ। तर हामी पनि त्यही भुक्तभोगी हौँ। तर हामीलाई आजसम्म हामी आफ्नै बलबुतेमा हामी बसिरहेको छौँ। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार ने गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 43 नंबर वार्ड का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। रंजन सरकार ने मौजूद लोगों से कहा कि कोरोना वायरस से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस के बारे में और जागरूक रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने मास्क पहनकर घरों से निकलने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान भी किया। আমাদের যে কোঅর্ডিনেটর এবং আমাদের যারা এখানকার ওয়ার্ড কমিটির আমাদের লোকেরা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে এসেছি যে পরিবারের পাশে আমরা আছি এই বার্তা দিতে যে এই সময় মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হন, এই পরিবারের সঙ্গে আমাদেরকে থাকতে হবে, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে এখানকার লোকদেরকে আরও বেশি সাবধান হতে হবে, জমায়েত যেন বেশি না হয়। আর ওদের পরিবারে কোনো কিছু যদি আনতে হয়, ওষুধ বা খাবার যাই সেটাতে আমাদের লোকেরা সহযোগিতা করবে। এটার জন্যই আমরা এসেছি দেখতে, এবং এই অঞ্চলের মানুষ যাতে ভীত সন্ত্রস্ত না হন, আতঙ্কিত না হন, তার জন্যই এসেছিলাম দেখতে। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस का नया मामला सामने, बेंगलुरु से लौटा था शख्स। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना का नया मामला सामने आया है। अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमित यह व्यक्ति अलीपुरद्वार शहर का निवासी बताया जा रहा है। 21 मई को वहां बेंगलुरु से यहां लौटा था। 1 जून को उसका सैंपल लिया गया था और आज उसका रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई है। बता दें कि बेंगलुरु से लौटने के बाद वहां क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। आज उसके रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे तापसी खाता स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। दार्जिलिंग लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद राजू बस्टा ने आज तराई क्षेत्र के नीपानिया क्वारंटाइन सेंटर का परिभ्रमण किया। उन्होंने आज नीपानिया एवं खोरीबारी क्वारंटाइन सेंटर का भ्रमण किया। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से मुलाकात की एवं उनकी हौसला अफजाई भी की, और उन्होंने क्वारंटाइन समिति के साथ भी मुलाकात की और वहां के वास्तविक हालातों का जायजा एवं जानकारी ली। उन्होंने अपने भ्रमण अवधि सहयोग के रूप में क्वारंटाइन सेंटर में पीपीए किट्स, ग्लोव्स सेंटर को प्रदान किया। इस विषय पर अधिक जानकारी वहां के समाज सेवी विदो क्षेत्री ने दी है। उहाँ राजु विष्ट हाम्रो सांसद दार्जिलिङ सांसद आउनुभयो र उहाँ आएर सिधै हाम्रो किचनमा आउनुभयो, किचन हेर्नुभयो होइन। र किचन हेरेपछि हाम्रो हेल्थ डेस्क जुन हाम्रो नेपाली हेल्थ डेस्क छ उहाँहरूसँग केही बातचित गर्नुभयो। बातचित गर्ने क्रममा जुन हामीले यहाँ उहाँलाई राख्यौँ, हाम्रो जुन सेन्टरमा रेड जोनबाट जुन आउनु भएको छ, कन्टेनमेन्ट जोनमा जुन आउनु भएको छ, उहाँहरूको स्वाब टेस्ट भएको छैन। र हामीले बिएमओसँग आजको हाम्रो मिटिङ पनि छ बिएमओसँग, र उहाँसँग मिटिङ गर्छु भन्दाखेरि उहाँले तपाईँहरू गर्नुहोस्, यसको कुरा म अगाडि बढाउँछु, मैले सिएमओसँग कुरा गरिसकेको छु भनेर भन्नुभयो। र विशेष गरेर उहाँले आज हामीलाई किट्स र हाम्रो ग्लोभ्स र हामीलाई मास्क पनि प्रदान गर्नुभएको छ। केही मात्रामा 5वटा किट्स 50 100वटा सायद उयो होला, ग्लोभ्सहरू होला, त्यति चाहिँ हामीले प्रदान गरेर जानुभएको छ। विशेष गरेर हामीलाई एमपी आउँछ भनेर जानकारी थिएन। जब स्कुल ग्राउन्डमा पस्नुभयो हामीले देख्यौँ कि एमपी आउनु भएको रहेछ, र केमा आउनुभएको, कुन उद्देश्यमा आउनुभएको, के गर्नु आउनुभएको त्यो विषयमा हामीलाई केही जानकारी थिएन। र सिधै उहाँहरू त्यहाँ जुन जसले ल्याउनु भएको थियो
यहाँ किचन भनेर यहाँ ल्याउनु भयो, त्यति नै हामीलाई जानकारी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर के 8 नंबर वार्ड में बुधवार को एक महिला संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद आज पूरे इलाके को नगर निगम की तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। महिला की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद उसको कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही आज नगर निगम के द्वारा पूरे वार्ड इलाके को सैनिटाइज किया गया। देखिए, कोरोना एक व्यवसायिक जो संक्रमण है, आज के दिन सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब अपने स्तर पर इसके कंट्रोल की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और चाहे व्यवसायी अपने स्तर पे भी इसको कंट्रोल करने, इसको सीमित रखने की कोशिश कर रहा है। पर चूँकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो काफ़ी संक्रमित जगह से अपने अपने राज्यों को लौटे हैं, तो इस संक्रमण थोड़ी अपना विस्तार ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उनसे ज़्यादा लोग स्वस्थ लाभ भी ले रहे हैं। तो अपना बचाव तो अवश्य ही करना पड़ेगा, पर बचाव के साथ साथ हमें ये देखना है कि हम अपने मास्क का व्यवहार करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपने लोगों को सुरक्षित रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। तो यही एक साधारण सी स्थिति है। अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की व्यवस्था करें, अपने खान पान के अंदर थोड़ा सुधार करें, ज़्यादा सोएं। उत्तर बंगाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मिस्ड कॉल बैलेंस पूछताछ सुविधा शुरू की गई है। ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष GS बेदी ने आज इस सुविधा का उद्घाटन किया। इससे उत्तर बंगाल के 5 जिलों में बैंक की 142 शाखाओं के ग्राहकों को लाभ होगा। बैंक का कोई भी ग्राहक 9594666682 नंबर पर मिस कॉल कर अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकता है। तृणमूल कांग्रेस संचालित संगठन के दबाव में रायगंज विश्वविद्यालय के प्रबंधकों ने अस्थायी कर्मचारियों का बढ़ाया वेतन। रायगंज विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग काफी दिनों से चली आ रही है। सारा बंगला तृणमूल कांग्रेस शिक्षा बंधु समिति इस मांग को आंदोलन करता रहा है। गुरुवार को भी संगठन के द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए जमकर विरोध और धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बुलाने पर संगठन के कुछ सदस्यों ने रायगंज विश्वविद्यालय प्रबंधकों के साथ मुलाकात की और प्रबंधकों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे लोग अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करेंगे। वेतन की प्रक्रिया सरकारी मापदंडों के अनुसार ही जाएगी। इसके साथ अस्थायी कर्मचारियों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। আমাদের দীর্ঘদিন ধরেই একটা আন্দোলন ছিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীগণ আছে তারা বেতন কম পাচ্ছিল। তা আমরা সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতি যেই দলের অনুমোদন দিয়েছে বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু কমিটি একটাই, শিক্ষাকর্মীদের একটাই ইউনিয়ন তৃণমূলের এক এবং অদ্বিতীয়, তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে আজকে আমরা সম্মানীয় যে ফিনান্স অফিসার এবং আমাদের পে কমিটির যে চেয়ারম্যান এবং আমাদের রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটির ডিন, সম্মানীয় ডিন তিয়ারি স্যারদের আমরা এক প্রকার ঘেরাও করে রেখেছিলাম। যেহেতু লকডাউন চলছে, আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেনের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। তো আমরা পেটের তাগিদে কর্মচারীদের যে বেতন কম আছে তার তাগিদে আসতে বাধ্য হয়েছি এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেই দীর্ঘ আন্দোলনের সাথে আজকে যে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলাম, এখন মিছিল মিটিং বন্ধ, আমরা সেটাকে রক্ষা করে
আইন রক্ষা করে আমরা যে ঘেরাও করে রেখেছিলাম। পরবর্তীকালে তাদের সাথে আলোচনা যাই আমরা 3-4 জন, বাকিরা সবাই দূরে দূরে বসে থাকে এবং করার পরে যে আমাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে আমাদের বেতন বৃদ্ধি, কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি মেনে নিয়েছে। কিছু ডিসপুট আছে, ডিসক্রিমিনেন্সি আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের চিঠি দিয়েছে, সেই চিঠিতে লিখে দিয়েছেন আগামী আমাদের জুলাই মাসের মধ্যেই, এটা 20 তারিখের মধ্যে, জুলাইয়ের 20 সালে বসবেন আমাদেরকে নিয়ে। আশা করি সেটুকু মিটে যাবে। 150 किलो गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। असम व नागालैंड होते हुए मुर्शिदाबाद की जा रही थी गांजे की तस्करी। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने असम से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तस्करी की जा रही 150 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्र के अनुसार जब्त गांजा ट्रक में भरकर नागालैंड होते हुए मुर्शिदाबाद तस्करी की जा रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर बृहस्पतिवार दोपहर को जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभियान चलाकर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि तस्करों के नाम सत्येंद्र यादव, अयूब अली व साहुल कुमार है। ये सभी असम व उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में तस्करों ने बताया कि जब्त गांजे को असम व नागालैंड होते हुए मुर्शिदाबाद तस्करी की योजना थी। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। साथ ही तस्कर गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तालाबंदी के कारण शादी सहित अन्य सामाजिक गतिविधियां बंद है। परिणाम स्वरूप जो लोग बैंड बाजा बजाने वाले लोग हैं वे बेरोजगार हो गए। एक स्वयंसेवी संगठन शांति जलपाईगुड़ी शहर के बैंड बाजा बजाने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आई है और 100 संगीतकारों को संस्था की तरफ से खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। इसके पहले भी संस्था की तरफ से जलपाईगुड़ी के विभिन्न हिस्सों में पुजारियों और नाइयों सहित गरीब लोगों के बीच मदद का हाथ बढ़ाया है। বর্তমান পূজা পাইল নাই, কোনো বিয়ে শাদী নাই, আমরা বাজনার কাজ করতে পারতেছি না, খুবই অসুবিধা। সরকার আমাদের কোনো বিধিবিধান নিচ্ছে না, আমরা কিভাবে চলব? এখন যে পরিস্থিতি, মানে দিনই চলতেছে না। কোনো পূজা মানে 3-4 মাস থেকে আমার বসা আছি, কোনো কর্ম নাই, কিছু নাই। সরকারের কোনো ব্যবস্থা নিলে আমাদের সুবিধা হইতো, আমাদের জীবিকা রক্ষা করতে পারতাম। আজকে কোথায় গিয়ে কি নিতে এসছো? আজকে এখানে যে আমাদের বললো মানে কি এটা নাম বলে যে শান্তি কমিটি, এখানে আমাদের 4 লাখ কিছু সাহায্য দিচ্ছে, আমরা নিতে আসছি সব লোক আই সুবিধা করে জীবন বাঁচতাম। কি বললেন? এরকম আরো, হ্যাঁ এরকম আরো মানুষ, হ্যাঁ আমাদের আরও যারা লোকজন আছে সবাই মিলে যদি আরও কিছু কেউ দিত তাহলে আমরা অভিজ্ঞতা হইতাম। মানুষের পাশে থাকে বেশিরভাগ আনন্দের সময়, আনন্দের সময় থাকে। এখন তো আমাদের কেউ আনন্দ দিচ্ছে না, এখন তো খালি নিরানন্দ করে আছে, কেউ ফুচি দেও দেখে না, আমরা খাই আছি না খাই আছি। এখনও আনলাভ চলছে। তার দ্বিতীয় দফায় আজকে আমাদের বাজনাদার যারা মানে শ্রাদ্ধ, মানে পুজো পাঠ, তারপরে ধরুন অন্নপ্রাশন, মানে নানা রকম অনুষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত পুজো পার্বণ মানে বাজনা বাজায়, তাই আমরা আজকে তাদেরকে খুব বিপদের মধ্যে আছে, তাই আমরা আজকে চাল, ডাল, তেল, কিছু মশলা, সবজি দিচ্ছি এই রানীনগর, মহিনগর এরিয়ার মধ্যে যারা বাজনার সঙ্গে যুক্ত। কতজনকে? আমরা আজকে মোটামুটি 50 জনকে দিচ্ছি। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।